हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग मेडिबल इंडिया देखेंगे और मेडिबल इंडिया में जो भी सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा उसको हम लोग करेंगे आज। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक बात ज़रूर आपको बताएंगे। जब परीक्षा का डेट एक माह लगभग थोड़ा कम ही दिन बढ़ा है, तो आप अपनी तैयारी में और सक्रियता लाइए और गति बढ़ा दीजिए। मेडिबल इंडिया हो, एंशिएंट इंडिया हो या मॉडर्न इंडिया हो, विगत वर्षों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, और इतना ही नहीं कि सिर्फ बिहार के द्वारा आयोजित जितने भी एग्ज़ाम हुए सिर्फ उसी का प्रश्न बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आपको जितना भी हिंदी भाषी जो स्टेट है, जो पीसीएस का एग्ज़ाम लेता है, अन्य एग्ज़ाम लेता है, उन सारे प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको इसका अंदाज़ा होगा। और ऑलरेडी बीपीएससी ने ये बात कह दिया है कि हमारा जो प्रश्न 70 बीपीएससी वालों के लिए होगा थोड़ा कठिन होगा, सरल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यह आशंका जताई जा रही है कि इस बार 70 बीपीएससी में फॉर्म भरने वालों की संख्या अधिक होगा, 7 से 8 10 लाख भी हो सकता है। और यही वजह है कि बीपीएससी ने इसको 2 बार में एग्ज़ाम लेने का निर्णय लिया है। 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को एग्ज़ाम जो है आयोजित किया जाएगा, है ना। तो आपका भी तैयारी बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने सब्जेक्ट पे दीजिए, करंट अफेयर्स पे दीजिए, साइंस पे दीजिए, है ना, बिहार स्पेशल पे दीजिए। इतिहास तो है ही, इतिहास तो सबसे बेहतर है। और सारे सब्जेक्ट को आप अपने तरीके से कितना शेड्यूल बना सकते हैं, शेड्यूल बनाइए और दिन रात एक कर दीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पीटी होना बहुत ज़रूरी है। पीटी होगा तभी मेंस लिख पाएंगे, और मेंस में बहुत मज़ा आने वाला है। 2 महीने के बाद मेन का भी अनाउंसमेंट हुआ है कि 2 महीने के बाद पेपर हो जाएगा। 2025 में अगर आप चाहते हैं कि एसडीएम बने और डीएसपी बने तो ये आपके हाथों में है। आप चाहें तो हो सकता है ना। मेरा काम है सिर्फ एक मार्ग दिखाना, एक राह दिखाना, है ना। जाना तो आप ही को होगा, जाना तो आप ही को होगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 48 से 52 में पूछा गया सवाल है। बीपीएससी में 2008 में एग्ज़ाम हुआ था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? सूबेदार, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, मलिक जानी को नियुक्त किया है। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बिहार में, अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, बिहार शरीफ, है ना, ये बिहार शरीफ हो जाता है, और बिहार शरीफ और बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। बिहार शरीफ और बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और बाढ़ और बिहार शरीफ की बात करें तो यहाँ पे एक सूबेदार रहते हैं जिनका नाम है हिशामुद्दीन एवाज, जिनका नाम है हिशामुद्दीन एवाज नाम है। हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सके। और हिशामुद्दीन एवाज को हराने के बाद इसी के जगह पर मलिक जानी को नियुक्त किया गया। इसी को नियुक्त किया गया, मलिक जानी को, इसी को हरा करके। यानी कि इल्तुतमिश और हिशामुद्दीन के बीच में युद्ध हुआ जिसमें ये हार गए, और हारने के बाद यहाँ पर मलिक जानी को यह पद जो है नियुक्त किया गया। एक चीज़ और भी आपको बताया जाए, है ना, एक चीज़ और भी आप देखिएगा यहीं पर है ना। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद, यहाँ पर जब बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है, बख्तियार खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है, तब मृत्यु के बाद यहाँ पर अधिकार ऐबक का हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद
इस पर अधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक का हो जाता है और ऐबक के बाद यहाँ पर सारे लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। जैसे में इल्तुतमिश हो जाते हैं। इल्तुतमिश भी अपना एक सूबेदार नियुक्त किया जिसका नाम है मलिक जानी, और इसके बाद बलबन ने भी इस पर अधिकार जताया। उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक भी हो जाते हैं। गियासुद्दीन तुगलक हैं, गियासुद्दीन तुगलक ने भी इस पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। फिरोज शाह तुगलक भी हैं, FST हम लोग बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक भी हैं, और सिकंदर लोदी ने भी यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए यहाँ पे देखिए, और ये 2022 में CDPO में पूछा गया सवाल है ना। ये देखिए CDPO में 2022 में CDPO में यह पूछा गया सवाल हो जाता है। प्रश्नों को समझिए अच्छे तरीके से, है ना। राजत्व के उसके सिद्धांत, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? बलबन के ये बारे में ये शब्द किसने कहा? राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा, है ना। क्या ABM हबीबुल्ला कहते हैं, या बर्नी कहते हैं, या लेनपुल कहते हैं, या RP त्रिपाठी कहते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक हो जाएगा। तो चलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये सवाल है ना। इसका आंसर B हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? B हो जाएगा। जियाउलुद्दीन बर्नी हो जाते। राजत्व के अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें तो आपको पता होगा बलबन चालीसा दल का एक सदस्य था, और चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। लेकिन और उसी का सदस्य था बलबन। लेकिन जब बलबन गद्दी को प्राप्त करता है तो उसको पता है कि जितने भी गुलाम इस चालीसा में शामिल होने वाले जो सरदार हैं, हमें उतना वैल्यू नहीं करेंगे जितना एक सुल्तान को मिलना चाहिए। तब यही वजह था कि इसने राजत्व के सिद्धांत लाया। इसने राजत्व के सिद्धांत लाया, और इसकी दो विशेषता थी। उसने कहा कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। सुल्तान क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि पैगंबर के बाद इस सुल्तान का स्थान आता है। उसके बाद उसने कहा कि सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए, और इसके लिए उसने बहुत सारी प्रथाएं लाई। इसके लिए खुद उन गुलामों से खुद को अलग किया और कहा कि मैं अफरासियाज के वंशज से ताल्लुकात रखता हूँ, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। और ऐसे बॉडीगार्ड को रखा जो नंगी तलवारों से हमेशा लैस रहता था। बलबन के बारे में कहा जाता है कि अपने जीवन काल में कभी मुस्कुराया तक नहीं, हमेशा गंभीर और हमेशा सीरियस रहा। यहाँ तक कि उसके पुत्र भी उससे भयभीत थे। उसके पुत्र भी भयभीत थे। तब उसने एक नीति लागू की जिसको हम लोग बोलते हैं लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति बलबन ने लाया, और रक्त और तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया जाता है। यही राजत्व का जो सिद्धांत है, इसी राजत्व के सिद्धांत के बारे में ही बर्नी इसका वर्णन करता है। बलबन के बारे में बर्नी इसका उल्लेख करता है। किसके बारे में? बलबन के बारे में। और बलबन जो है इसका सबसे फेमस है, प्रसिद्ध है। पूछा जाता है लौह और रक्त की नीति किसने लाया, है ना। लौह और रक्त की नीति किसने लाया? तो ये बलबन का देन है। उसने खुद को जिल्ले इलाही कहा। उसने खुद को जिल्ले इलाही कहा। मतलब क्या है जिल्ले इलाही का? जिल्ले इलाही, है ना। खुद को जिल्ले इलाही कहा मतलब खुदा की परछाई। वो खुद को अपना खुदा की परछाई मानता है ना। खुदा की परछाई,
बाकी सारे लोगों से बिल्कुल अलग हो जाता है। एक घटना रहती है बंगाल में एक तुगरिल खां है। बंगाल में एक तुगरिल खां है और तुगरिल खां ने बलबन के खिलाफ बंगाल में विद्रोह कर देता है। बहुत सारे सरदारों को भेजा जाता है बलबन के द्वारा, लेकिन ये लोग असफल हो जाते हैं। खुद बलबन जाता है इस युद्ध को, इस विद्रोह को दबाने के लिए, और तुगरिल खां के जितने भी चाहने वाले जो लोग थे उनको फांसी देता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि तुगरिल खां को उसका गला काट करके उसकी खाल में भूसा भरवा देता है। इस तरीके से खतरनाक जो चीज़ें दिखाई, कहा जाता है कि बंगाल के सड़कों पर सिर्फ लाशें बिछाई गई थी। चौक चौराहे पर इसके जो जितने भी चाहने वाले और जितने भी इसके सहयोगी लोग थे सबको सूली पर लटकाया था। किसने? बलबन ने लटकाया था। बलबन ने ये काम किया था तुगरिल खां के साथ। उसने अपने सैन्य विभाग को बहुत बेहतर करने के लिए, हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम के पर्पज से, इसने दीवान अर्ज की स्थापना की जो पूछा जाता है। बलबन ने अपने सैन्य विभाग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए दीवान ए अर्ज की स्थापना की। दीवान ए अर्ज यह सैन्य विभाग है, यह एक सैन्य विभाग हो जाता है। और अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बनाने के लिए, आपको पता होगा कि बलबन जब गद्दी पर बैठता है तो बाकी विरोधियों से अलग बेहतर करने के लिए और अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बनाने के लिए ही पूरा ज़िंदगी वो बिता देता है। ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाती, लेकिन अपनी स्थिति को इतना बेहतर बना लेता है कि उसके खिलाफ कोई सर उठा नहीं पाता। और यही वजह है कि उसने नौरोज प्रथा को प्रारंभ किया। नौरोज जो प्रथा है, इस प्रथा को उसने प्रारंभ किया। सिजदा को प्रारंभ किया, पाबोश को प्रारंभ किया। किसने? बलबन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13, और ये भी सीडीपीओ में 2022 में पूछा गया सवाल है। यह भी सीडीपीओ में है ना, पूछा गया सवाल है। कितना मज़ेदार प्रश्न है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? किस सम्राट के बारे में यह लिखा है ना? 13 क्या हो जाएगा? अब देखिए, मध्य पूर्व और कौन सा पश्चिम एशिया को एक करना चाहने वाला, जहाँ तक हमको लगा, और ये देखिए मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा गया है। तो एक ही व्यक्ति हो सकता है, अकबर। यह काम किसने किया? अकबर ने किया। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 सीडीपीओ में यह भी सवाल पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे? ये शब्द जो है किसने लिखे? तो A.L. श्रीवास्तव हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। A.L. श्रीवास्तव ने ये बातें कही थी। A.L. श्रीवास्तव हैं जिन्होंने ये बात कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर 63वीं बीपीसी में पूछा गया सवाल है। 2017 में यह एग्ज़ाम हुआ था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को, है ना, थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के
सम्मान प्रतिपादित किया था। किसने किया था? अभी हम लोग इस पे बात भी किए थे, है ना, अभी हम लोग इस पे बात किए थे। तो ये हो जाते हैं बलबन के द्वारा होता है, यह बलबन के द्वारा होता है। और बलबन खुद को ये कहता है नियाबते खुदाई, नियाबते, है ना, नियाबते खुदाई कहता है। चलिए इसको नियाबते खुदाई, इसका मतलब होता है ना, ईश्वर का प्रतिनिधि। इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। पूछा गया है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि हो जाएगा। यानी वह कहता है कि हम, यानी कि जो सुल्तान होता है ना, वह पैगंबर के बाद दूसरा स्थान है जो इस जहान में है ना। यानी कि पैगंबर के बाद, पैगंबर के बाद वह दूसरा स्थान खुद को बताता है, स्वयं को बताता है। यहाँ पर यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी ये समझाता है कि एक सुल्तान को कितना निरंकुश होना चाहिए। सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। और इसे यानी कि नियाबते खुदाई, यानी कि राजत्व के जो सिद्धांत इसने दिए, ये बहुत ही फेमस है। बलबन का राजत्व का सिद्धांत बहुत ही अलग टाइप का है। बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है बिल्कुल अलग टाइप का है। बलबन के बारे में कहा जाता है कि इसने तुर्क ए चालीसा को ख़त्म कर दिया। इसने तुर्क ए चालीसा को ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, अंत कर दिया। लेकिन इसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसी चालीसा दल के सदस्य थे कौन? बलबन हो जाते हैं, बलबन है। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसने दीवाने अर्ज की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? है ना, क्या कहता है? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो यह नीति बलबन के द्वारा अपनाया जाता है, रक्त एवं लौह की नीति। और ये जो नीति है, यही नीति, इसी को हम लोग राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। और इसकी दो विशेषता हो जाती है। इसी को हम लोग अगर देखें तो क्या हो जाता है? राजत्व का सिद्धांत है जिसकी दो विशेषताएं होती है। एक हो जाता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब पैगंबर के बाद स्वयं का स्थान, पैगंबर के बाद स्वयं का स्थान हो जाता है। और दूसरा हो जाएगा वो सुल्तान की निरंकुशता, सुल्तान की निरंकुशता हो जाता है। यहाँ पर रक्त और लौह की नीति अपनाई, ये सारे जो चीज़ें हैं राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? 67वीं बीपीसी में पूछा गया सवाल है। यह 67 बीपीसी में पूछा गया सवाल है। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो चलिए देखते हैं। ये बलबन हो जाते हैं, बलबन के विरोध में होता है, जिसकी हत्या गजब तरीके से करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा था कि हमारा जो राज है, हमारा जो तंत्र है,
हमारा तंत्र यानी कि हमारा राजनीति कभी धर्म से प्रभावित नहीं हो सकता। और यही वजह था कि वहाँ उलेमा जो वर्ग थे, वहाँ पे उलेमा वर्ग से वो खुद को मुक्त रखा। उलेमा जो वर्ग था उससे वह खुद को स्वतंत्र रखा, मुक्त रखा। और यही वजह था कि उलेमा वर्ग जो थे अलाउद्दीन खिलजी से नाराज थे। अलाउद्दीन खिलजी से उलेमा वर्ग जो है, उलेमा वर्ग ये नाराज थे उससे, और इसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने नहीं दिया। इसने धर्म को राजनीति में, धर्म को राजनीति में मतलब हस्तक्षेप नहीं करने दिया। खुद को उलेमा वर्ग से ये मुक्त रखा अपने आप को। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया? इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया? खलीफा की सख्ती का विरोध, है ना। इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया? 67वें बीपीसी में पूछा गया सवाल है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक खिलजी की अगर हम लोग बात करें, मुबारक खिलजी, ये मुबारक खिलजी खलीफा की उपाधि धारण किया। खलीफा की उपाधि धारण किया। शक्तियों का विरोध की बात नहीं है, मतलब कहें तो एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन कहने के लिए तो शक्तियों का विरोध यहाँ पे इल्तुतमिश भी करते हैं। हालांकि इल्तुतमिश जो है ये बगदाद के खलीफा से, है ना, अपने जो सल्तनत है उसकी वैधता प्रदान करते हैं, प्रदान करवा लेते हैं। और ये काम अलाउद्दीन खिलजी भी करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी करते हैं। लेकिन मुबारक खिलजी की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये मुबारक खिलजी स्वयं को खलीफा का पद धारण करता है। स्वयं को खलीफा का पद जो है यह धारण करता है। और सत्ता का स्वतंत्र, ये जो है देखा जाए तो सत्ता का ये विरोध भी करता है। यह सत्ता का क्या करता है? विरोध करता है। किसका? खलीफा का। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? प्रश्न ये पूछा जा रहा है ना। और एक चीज़ और भी देखा जाए, इल्तुतमिश की बात करेंगे या अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, ये सारे लोग, है ना, ये स्वतंत्र शासक हैं। ये सारे जो हैं ये स्वतंत्र सुल्तान हैं, लेकिन खलीफा का विरोध नहीं किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु किसकी हो जाती है? तो ये जफ़र खां हैं, इन्हीं की मृत्यु हो जाती है, जफ़र खां की। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है? तो ये जफ़र खां हो जाते हैं, जफ़र खां का ही मृत्यु हो जाती है। तो चलिए हम लोग, अभी बहुत सारा प्रश्न है मेडिवल इंडिया में, हम लोग इसे करते रहेंगे। आप लोग ज़रूर रिवाइज करिए बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, ताकि एक सीट आपका कन्फर्म हो जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।